हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपर की आंसर शीट। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ 2022 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ अलोंग विद इट्स कंपैरिजन विद द टॉपर शीट। टॉपर शीट हमारा सीबीएसई जो है रिलीज करता है आफ्टर द एग्जामिनेशन, और वही मेरे पास एक साइड पे व्यू है टॉपर शीट का और दूसरी साइड पे मेरे पास व्यू है उसी क्वेश्चन पेपर का। तो उस टॉपर ने किस तरह से आंसर लिखे हैं यहाँ पर वो मैं आपको समझाऊंगी, और साथ साथ मैं आपको वो वीडियोस दिखाने वाली हूँ कि जो कि मैं वीडियोस कवर कर चुकी हूँ और ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में आते भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही बताना चाहती हूँ, एक टीचर पे आपको हमेशा विश्वास रखना चाहिए। जब टीचर बोलता है किसी कंसेप्ट को कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअली आपको भी उसके ऊपर जो है फोकस देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो फिर एग्जाम्स में आ जाते हैं। एक टीचर अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आपको बताता है कि इस चीज को करना इंपॉर्टेंट है और इस तरह से करना है, इस तरह से इसके क्वेश्चन आ चुके हैं और फ्यूचर में इस तरह से आ सकते हैं। तो ऑलवेज टेक योर टीचर्स सीरियसली और उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनिए और मार्क कर लिया कीजिए उन टॉपिक्स को जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन ए में। कुल्हड़्स मतलब जो डिस्पोजल कप्स होते हैं, कुल्हड़्स डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ क्ले and disposable paper cups both are used as an alternative form for disposable plastic cups. Which one out of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? समझ पा रहे हो इस बात को? एक वो हमारे अर्थन पॉट की तरह रहते हैं ना, अर्थन जो हमारे पास कप्स रहते हैं उनको कंपेयर करा हुआ है कागज के कप से। कहते हैं दोनों ही प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव बनते हैं, लेकिन दोनों में से भी बेहतर कौन है? तो यहाँ पे टॉपर ने बड़ा ही अच्छा आंसर लिखा हुआ है that disposable paper cups can be considered as a better alternative to the plastic cup. उसने अपने सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, which one out of the two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? तो ये एक क्वेश्चन अपने आप में दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला कि आपने बताना है कुल्हड़ और डिस्पोजेबल पेपर कप दोनों में से बेहतर कौन है। तो पहले आप अपने जो है पहले क्वेश्चन का आंसर दे, दोनों में से बेहतर बताएं कौन है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया डिस्पोजेबल पेपर कप, और इसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा है व्हाई। सो आप जो भी आंसर दे रहे हो वट एवर यू थिंक इज अ गुड अल्टरनेटिव, उसको बताने के बाद आपने रीजन भी देना है। तो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और इसमें 2 ही क्वेश्चन है। मतलब जब बच्चा बताएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है, 1 नंबर वहां से मिलता है, और जब वो बताएगा कि क्यों बेहतर है, 1 नंबर वहां से मिलेगा। तो जब ये बच्चे ने लिखा डिस्पोजेबल पेपर कप्स कैन बी कंसिडर्ड, तो यहाँ से उसने एक जो नंबर है वो अपना गेन कर लिया। वो उसका रीजन देगा, बिकॉज कुल्हड़्स कैन कॉज लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि जो कुल्हड़ है वो लैंड डिग्रेडेशन करवा सकते हैं और यही कारण बनते हैं टॉप सॉइल का, क्योंकि जो कुल्हड़ होते हैं ना वो चिकनी मिट्टी के बनते हैं, क्ले से बनते हैं, और क्ले के लिए हमें जो है फर्टाइल सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब जो टॉप लेयर है वो तो रिमूव होगी ही होगी। तो मतलब जो कुल्हड़ है एक तरीके से हमारे जो एनवायरमेंट है उसको थोड़ा डिग्रेड कर रहा है। दूसरी बात, ये जो कुल्हड़ होते हैं ये वन टाइम यूज के होते हैं, क्योंकि जो क्ले है जिस भी चीज को उसमें डाला जाता है, जैसे चाय को ही फॉर एग्जांपल हम लोग उस कुल्हड़ में डालते हैं तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी वजह से हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो वन टाइम यूज वाला है। तो वही चीज है पेपर, जबकि दूसरा उसने रीजन प्रोवाइड करा कि जो पेपर है, पेपर को रिसाइकल करा जा सकता है और इसलिए ये बेटर अल्टरनेटिव है। तो उसने अपने आंसर को एक बड़ी ही अच्छी फॉर्म दी है। पहले बताया डिस्पोजल कप जो है बेटर है, फिर कुल्हड़ क्यों नहीं यूज करना चाहिए उसका रीजन दिया, दैट ये लैंड डिग्रेडेशन करवाएगा और टॉप सॉइल को भी रिमूव करेगा, और पेपर का फायदा क्या है वो भी साथ ही में बता दिया कि जो पेपर है उसे रिसाइकल करा जा सकता है, इसलिए ये बेटर अल्टरनेटिव है। तो मतलब ये एक फुली पैक्ड आंसर है। तो ये है जब आप अपने आंसर को बेटर पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो तो वहां से आपको स्कोर मिलते ही हैं। तो यहाँ से इस बच्चे ने 2 on 2 स्कोर कर लिया। अब साथ ही में इसने सेकंड क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं करा है, दोनों में से चॉइस थी और इसने ऊपर वाले क्वेश्चन को अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है। ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, स्टेट द रीजन why can ordinary washing of the edibles, that is fruits and vegetables, not reduce the effect of biological magnification? Again यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है
कि जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है ह्यूमंस आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय, कि जो ह्यूमंस हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। पहले इसका कारण बताओ। व्हाई कैन ऑर्डिनरी वॉशिंग ऑफ द एडिबल्स नॉट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। देन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन एंड ब्यूटेन। तो बच्चे ने बड़े ही अच्छे से साइक्लोहेक्सेन और ब्यूटेन दोनों का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो बना रखा है। डॉट स्ट्रक्चर में उसने शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन को शो करा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये बताया हुआ है कि किस तरह से कार्बन जो है अपनी वेरियस बॉन्ड से अपने आप को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर से दो क्वेश्चन कि मेंडलीव ने क्या क्राइटेरिया यूज करा था। दूसरा क्वेश्चन, आइसोटोप की पोजीशन को कंपेयर करना है मेंडलीव और मॉडर्न दोनों में। सो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कि क्राइटेरिया। देखो बच्चे ने बड़े ही अच्छे से पहले हेडिंग लगाया दैट आई एम गोइंग टू आंसर दिस थिंग, क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव। उसके बाद उसने क्राइटेरिया लगा दिया दैट ही अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। पॉइंट बनाए फिर क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया ये है, दूसरा ये है। आजकल के सिलेबस में जो 5th चैप्टर है कट कर दिया है, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने आंसर किस तरह से करा है ये बताया है। आपका जो सवाल आया है उसमें जो 5th चैप्टर है ये नहीं है, लास्ट ईयर में नहीं था, बट स्टिल आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि उसने आंसर किस तरह से करा है। वट एवर इज द क्वेश्चन उसको अच्छे से बताया है कि अगर उन्होंने क्राइटेरिया पूछा तो क्राइटेरिया लगाया, 2 पॉइंट्स दिए। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो यहाँ पे मेंडलीव का आया है, अगर मान लो आपको मेंडल का आ जाए जो बायोलॉजी का है, तो आपको उसे भी आंसर कैसे करना है। जो पूछा है पहले उसकी हेडिंग लगाओ, उसके बाद उसके पॉइंट्स बनाओ। द नेक्स्ट, इसने पोजीशन कंपेयर करने को बोला था तो उसने एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद उसने आइसोटोप से अपना आंसर स्टार्ट करा हुआ है कि जो पोजीशन कंपैरिजन है उसने एक लाइन छोड़ के स्टार्ट करी है। इस तरह से जो आंसर है वो इफेक्टिव बनता है। इसके बाद जो है रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और इन्होंने जो डायग्राम है वो गिवन रखी है और बच्चे ने भी अपनी आंसर शीट पे जो डायग्राम है वो पेंसिल के साथ मार्क करके रखी है। सो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे सर्किट दे रखा है और उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इसे फाइंड करनी है। तो इसने क्या करा, देखो यहाँ पे जो रेजिस्टर है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस के लिए सिंबल गिवन नहीं है। बच्चे ने अपने काम को आसान करने के लिए, खुद के लिए भी और टीचर की चेकिंग के लिए भी उसने क्या करा है, यहाँ पे सभी रेजिस्टेंसेस मार्क कर दी हुई हैं। उसने हर एक रेजिस्टर को एक नाम दे दिया, जैसे R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो अभी जब वो इसकी रेफरेंस लेगा अपने आंसर को सॉल्व करने में, तो यहाँ से टीचर को समझने में और उसको खुद को भी जो है वो आसानी रहेगी, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कंफ्यूजन को यहाँ पे खत्म करने के लिए उसने ये स्टेप लिया एंड दिस इज वेरी गुड। नेक्स्ट आ गया, सुजेस्ट एनी 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन देम। देन इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 5th क्वेश्चन का नाम लगा और फिर से देखो दोबारा से हेडिंग लगाया। उन्होंने 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूछे तो यहाँ पे बच्चे ने लिखा 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, फिर नंबर 1 पॉइंट लगाया बैरियर मेथड, नंबर 2 लगाया मैकेनिकल बैरियर मेथड। 2 हेडिंग्स दी हैं, उनको एक्सप्लेन करा है और पहले और सेकंड पॉइंट में एक स्पेस दी है सो दैट जो उसको डिस्टिंक्शन मिल सके। क्योंकि देखो क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 ही पॉइंट पूछे हैं, इसलिए दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे से अलग नजर आने चाहिए। तो जब बच्चे ने पहला पॉइंट कवर करा तो उसे 1 नंबर वहां से मिल गया, जब उसने दूसरा पॉइंट कवर करा उसे 1 नंबर वहां से मिल गया, मतलब उसने यहाँ से भी फुल 2 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लिए। देन नेक्स्ट इस बच्चे ने जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट इन द सेंस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी यहाँ पे अटेम्प्ट करा हुआ है, लेकिन उसको जो है यहाँ पर ओवर अटेम्प्टेड मार्क करा जाएगा। यहाँ पे पूछा जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, कि जो जेंडर ऑफ द चाइल्ड है वो उसके फादर की वजह से जो है वो डिसाइड होता है, डिटर्मिन होता है। तो उसने उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से और यहाँ पे इस चीज़ को ओवर अटेम्प्ट दे दिया जाएगा क्योंकि ये और में था। उसका पहला जो आंसर है वो ठीक हो चुका है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। ओके, 7th इज नेम द पार्ट और ऑर्गन ऑफ द फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ABCD, ठीक है, ABCD करके इन्होंने क्वेश्चन मार्क करा है और आंसर में भी ABCD। अब देखो क्वेश्चन क्या है, वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। द आंसर इज कॉपर द आंसर इज यूट्रस। बच्चे ने पूरा लाइन लिखने बाद यूट्रस को अंडरलाइन करा है कि आंसर जो है हाईलाइट हो जाए। फिर विच इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग्स, ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब, फिर से उसको अंडरलाइन कर दिया कि ये मेरा आंसर है। वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवा टेक प्लेस, ओवरी अंडरलाइन कर दिया। फ्रॉम वेयर द एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, प्लेसेंटा अंडरलाइन कर दिया। तो मतलब वो अपने आंसर को हाईलाइट कर रहा है कि अगर पूरे सेंटेंस में किसी ने मेरे आंसर को देखना है तो वो हाईलाइटेड रहे। और इसी तरह से उसे एक एक पॉइंट मिलते मिलते यहाँ से पूरा पॉइंट जो है वो मिल गया है। आधे आधे नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए 2 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, ह्यूमंस व्हाट आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। पहले बताना है ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है, फिर एग्जाम्पल देनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम बिकम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें अलग अलग पार्ट हैं। पहले बताओ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है और उसकी एग्जाम्पल दो। तो बच्चे ने एक्सप्लेन करा कि ह्यूमन मेड इकोसिस्टम क्या है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम आर मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वेयर बायोटिक एंड नॉन बायोटिक components are manipulated by human beings for interaction, for supporting life and for growing and reproducing। एग्जाम्पल दे दिया एक्वेरियम। तो मतलब इसने पहला पार्ट कवर कर लिया। सेकंड, क्या जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग हो सकता है, और अगर हो सकता है तो अपना रीजन भी दो। तो बच्चे ने यहाँ से एक लाइन को यहाँ से उसने साथ ही शुरू नहीं किया, अगली लाइन में शुरू किया। बताया उसने अ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम इफ फेवरेबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। अगर फेवरेबल कंडीशंस जो है प्रोवाइड करी जाए, फॉर एग्जांपल इन एक्वेरियम इफ वाटर इज रेगुलरली चेंज्ड, फूड इज प्रोवाइडेड टू एनिमल्स। तो इस तरह से इस बच्चे ने अपने आंसर को फ्रेम करा है। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। देखो एक पॉट है, इसमें ये जो प्लांट है इसे बहुत सालों से यहाँ पे ऐसे ग्रो कराया जा रहा है और इसको कभी भी दोबारा पानी नहीं दिया गया। इसने अपने आप का ही एक इकोसिस्टम जो है वो जनरेट कर लिया है और ये अपनी लाइफ को इसी तरह से सस्टेन कर रहा है, अपनी ही कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है और वाटर रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, क्योंकि इस जार को बंद कर दिया गया है तो वाटर अंदर ही अंदर जो है वो रिसाइकल हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गया हमारे पास, स्टेट द रीजन वाई। 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे और इस बच्चे ने भी वैसे ही मार्क करा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान क्या देना है। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन ए और इसमें कंपोनेंट 1 2 3 इन द रोमन लेटर्स लिखे हुए हैं। आपने जो करना है आपने भी 1 2 एंड 3 ही यहाँ पे मार्क करना है। जैसे इस बच्चे ने ए बी और सी लिख दिया है, आपको ये नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 और 3 लिखा है, आपने भी अपने आंसर में अगर आप 9th का ए पार्ट फॉलो कर रहे हो तो आप लिखोगे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो और ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हो। आपको जो नंबरिंग है बिल्कुल वैसे ही यूज़ करनी है जैसे कि एग्जाम में आती है, अपनी कोई नंबरिंग वहाँ से नहीं लगानी है। तो ये इस बच्चे की शीट का ड्रॉबैक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर कंपाउंड्स हैव कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो नंबर 1 का आंसर देखो उसने अंडरलाइन किया, कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहती है, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। कि जो एक दूसरे पार्टिकल में अपने ही पार्टिकल के अंदर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है, लेकिन अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उनमें जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक रहती है, सो हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले का आंसर दे दिया। दूसरे का कार्बन कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, उसका रीजन दे रखा है, कार्बन कंपाउंड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, इनके पास कोई चार्ज पार्टिकल या फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है, इट हैज ओनली द ऑप्शन ऑफ शेयरिंग। तो उस चीज को बच्चे ने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, कार्बन
कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि कार्बन जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता C4 पॉजिटिव केटॉइन बनाने के लिए, एज दे हैव। क्यों नहीं बना सकता ये C4 पॉजिटिव केटॉइन, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि अगर इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है इसको बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें लिखा है दे हैव लार्ज एटॉमिक साइज एंड वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड लार्ज एनर्जीज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आंसर ज्यादा एक्यूरेट चल रहा है। दिस इज मोर एक्यूरेट दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा लगेगी। हाउएवर ये चीज़ इसने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी है, लेकिन इसका जो आंसर है एक्यूरेटली मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। मैं आपको उसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा C4 नेगेटिव क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना 6 प्रोटॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इसने अपना आंसर इस चीज़ में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और चॉइस में कार्बन के ही चैप्टर से है। होमोलोगस सीरीज क्या है पहले ये बताएं। फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में जो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनके मास का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करेंगे, उसके बाद मास की में क्या डिफरेंस है। देखो होमोलोगस सीरीज में जो 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो डैश CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। अगर ये डैश CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं तो कितने एटॉमिक मास से डिफर होंगे? कार्बन का मास 12, 2 हाइड्रोजन एटम्स का 2, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास से एक दूसरे से डिफरेंट है। देन स्टेट हाउ इन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी? सबसे पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे NCERT में गिवन है। मैं आपको विद प्रूफ बताती हूँ कि ये NCERT में कहाँ आपको गिवन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं जब भी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई खास इफेक्ट नहीं आता मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से। तो ये जो क्वेश्चन है प्रॉपरली NCERT से है, मतलब ये नहीं कि NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन जो NCERT का टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो मैं ये आपको हाईलाइट करके बताती हूँ ये कहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अगेन चैप्टर 5 से है, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखा है जो हर टीचर अपने बच्चे को बोलता है, भाई सोलिनॉइड जरूर पढ़ लेना। व्हाट इज अ सोलिनॉइड, पहले बताओ सोलिनॉइड क्या है। और बच्चे ने यहाँ पे सोलिनॉइड का डेफिनेशन जो है पहले से अच्छे से लिखा हुआ है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। फिर डायग्राम बनाने को बोला और उसमें बताया, ये बोला हुआ है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसका पैटर्न बताना है। तो बच्चे ने अच्छे से डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है। मार्क ऑन द पैटर्न द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और वो रीजन बताना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। बच्चे ने मार्क करा हुआ है दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, की इनसाइड के अंदर जो है कॉइल के जो अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। साथ रीजन भी दिया है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो इसने बड़ा ही अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर रखा है। देन नेक्स्ट आ गया, ये भी चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी इन मैग्नेटिज्म, मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही है। इसके बाद बच्चे ने इसे भी अच्छे से अटेम्प्ट करा हुआ है। इन द डायग्राम यहाँ पे गिवन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है ये CBSE में बहुत आते हैं। So in the given diagram, coil 1 and coil 2 is connected in series with the battery and a plug key, while coil 2 is connected to a galvanometer। तो यहाँ पे बता रखा है coil 1 में की और बैटरी है, coil 2 में गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनी हुई है उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस मार्क करे हैं 1, 2 and 3। क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। व्हाई डज galvanometer show deflection only when the key K is plugged and not when a steady current start flowing in the circuit। तो पहला क्वेश्चन पूछा है galvanometer जो है तभी डिफ्लेक्शन क्यों शो करता है when the
की के इज प्लग्ड इन, जब की को प्लग करा होता है, ना कि तब जब स्टेडी करंट आ रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, कहते हैं कि अगर की को हम प्लग आउट मतलब बाहर निकाल लेते हैं तो गैल्वेनोमीटर में आप क्या मतलब क्या ऑब्जर्व करोगे। और तीसरा, स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी गिवन है। इस बच्चे ने और जो चॉइस में क्वेश्चन डला हुआ है ये अटेम्प्ट करा है मोटर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक मोटर है आजकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस वैसे ये देख लो, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स बने हुए हैं और बच्चे ने भी 1 2 3 4 करके इन 4 ही पॉइंट्स को आंसर करा हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन है मेंडल एक्सपेरिमेंट पे आ गया। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आया है और बच्चे ने इस आंसर को उसी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन करा हुआ है। तो इसने बोला विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से जो मेंडल है उसने इनहेरिटेड जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होती हैं इसे एक्सप्लेन करा। इसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देन फर्दर एक्सप्लेन करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ येलो, राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल सीड्स, साथ में उनका रेशियो बता रखा है। तो अपने आंसर को इसने अच्छे से जस्टिफाई किया है। देन नेक्स्ट आते हैं, अगेन जो क्वेश्चन है वो रेजिस्टर्स से है और फिर बच्चे ने डायग्राम जो है बड़े ही अच्छे से बनाई हुई है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है ऑफ आर्म ए। तो बच्चे ने पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, ये जो आर्म ए है इसकी रेजिस्टेंस को फाइंड किया, सीरीज में है, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला फाइंड किया, आर ए मतलब रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए उसने फाइंड करी। फिर उसने बी आर्म की रेजिस्टेंस जो है उसे फाइंड करा। बी आर्म के रेजिस्टेंस के लिए पहली 3 रेजिस्टर सीरीज में, नीचे वाले 3 सीरीज में एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो पहले सीरीज में उनको लगाकर फिर पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर रेजिस्टेंस जो है इसने फाइंड कर लिया। देन इसके बाद इसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है इसे, इसलिए उसने रेजिस्टेंस जो है आर्म ए और आर्म बी दोनों ही रेजिस्टेंसेस को ऐड ऑन करा है और ये आ गई उसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इन आर्म ए, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी सी का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। देन डिटर्मिन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर, फिर करंट का वैल्यू फाइंड करना था और बच्चे ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है यहाँ पे दैट वी आर यूजिंग द ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जो है वो यूज कर रहा है, इस चीज को भी उसने एक्सप्लेन कर रखा है। सो आंसर्स जो हैं बड़े ही इफेक्टिवली उसने दिए हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपको जिस तरह से भी जो नंबरिंग आती है आपको उसी को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी के बाद आप या तो इस चीज़ को आंसर करो और दिस थिंग, उस जो भी चाहो आप उसमें से आंसर कर सकते हो। यहाँ पे इंटरनल चॉइस जो है वो गिवन रहती है। देन इसके बाद आ गया बायोलॉजी से क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस है वो बताने हैं। ये जो है वीडियो मैंने वन शॉट वीडियो में सारा ही कवर करवाया था। मैंने पेपर्स एग्जाम्स के पास भी ये वीडियो बनाई थी और रिसेंटली भी वीडियो बनाई है, उसमें भी सभी पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे पूछा है स्टेट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन डेफिनेट ओरिएंटेशन। बाइनरी फिशन अमीबा और लेशमिया दोनों में होती है, लेकिन अमीबा में जो फिशन है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में नहीं होती, लेशमिया में होती है। तो उन्होंने डेफिनेट ओरिएंटेशन पूछी हुई, तो आंसर इज लेशमिया। और पूछा उसकी वजह से कौन सी बीमारी होगी, दैट इज काला अजहर। और ये बच्चे ने देखो बड़े ही अच्छे तरीके में पहले लेशमिया और फिर जब उसने काला अजहर आंसर देना तो फिर लाइन छोड़ी है और अपना आंसर दिया है प्रॉपरली ए मार्क करके। देन बी, उन्होंने कोई 2 एडवांटेजेस पूछे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, बी पार्ट लगा के पहला एडवांटेज और दूसरा एडवांटेज, दोनों एडवांटेजेस उसने दे रखे हैं। देन सी पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में जो बडिंग है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, वो चीज़ उसने करी हुई है। ये आंसर दो, नहीं तो ये वाला कर सकते हैं आप। यहाँ पे फर्दर आपको इन
यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही चॉइस गिवन है। तो जब आप चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर करते हो, आपको जो नंबरिंग है उस तरह से ही मार्क करनी होती है, सो दैट कोई भी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट देखे तो हमें यही समझ में आता है कि हमें क्या क्या करना है। हमने अपने आंसर्स को इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। जब हम एक क्वेश्चन छोड़कर दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, हमें लाइन लीव करनी है, सो दैट हमें क्लियरली, जो एग्जामिनर है उसे क्लियरली पता चले कि बच्चे ने एक पार्ट कवर करा, अब ये दूसरा कर रहा है। तीसरी चीज़, अपने जो आंसर शीट है उस पर साफ सुथरा काम करें। जो डायग्राम्स हैं पेंसिल के साथ अच्छे से बनाएं। अगर आपको लगता है आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है तो आप जो है पेन की हेल्प से, स्केल की हेल्प से, ब्लैक पेन की हेल्प से भी जो डायग्राम है उसे नीट एंड क्लीन वे में बना सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में जिस तरह की नंबरिंग गिवन रहती है उसी तरह की जो नंबरिंग है आपको अपनी आंसर शीट पे भी यूज़ करनी है। आप जब इन चीज़ों को फॉलो करते हो आपकी आंसर शीट बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। आपके आंसर जो हैं लिखे हुए सुंदर लगते हैं, उभर के सामने आते हैं कि जितने पार्ट्स पूछे गए हैं आपने उतने पार्ट्स को आंसर करा है। देन आपको अच्छे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।